हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो अपना काम बहुत ही मेहनत से करते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जिसका काम बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना है। जब एक रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन डिलीवर कर रही होती है तभी उस पर जर्म्स अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह व्हाइट ब्लड सेल वहां पहुंचकर उन जर्म्स को मार देते हैं, लेकिन एक जर्म बच जाता है। दूसरी तरफ रेड सेल को लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचानी थी, लेकिन वो रास्ता भटक जाती है और वेस्टेज एरिया में पहुंच जाती है जहां पर वो जर्म छिपा होता है, जो रेड सेल को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। हालांकि व्हाइट ब्लड सेल उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जर्म उन दोनों पर ही बैक्टीरियल कैप्सूल डालकर उन्हें कैद करके वहां से भाग जाता है। इस दौरान दोनों ही सेल्स एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर व्हाइट ब्लड सेल जर्म का पीछा करने लगता है और साथ में फंसे हुए होने की वजह से रेड सेल को भी उसके साथ ही जाना पड़ता है। इस दौरान व्हाइट ब्लड सेल बताता है कि अगर मैंने समय रहते उस जर्म को नहीं पकड़ा तो वो हर जगह फैल जाएगा और अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करने लगेगा। ये सुनकर रेड ब्लड सेल कहती है कि ये तो बुरा होगा, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। यह सुनकर व्हाइट ब्लड सेल काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम तो किडनी में हो। ये सुनकर वो कहती है कि मैं भटक गई हूँ, जिस वजह से व्हाइट ब्लड सेल उसे वहां से ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जर्म भी वहीं गया होगा, क्योंकि वो जर्म ब्लड वेसल की हेल्प से ही सारे ऑर्गन में फैलता है और टाइम से न रोका जाए तो ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये बहुत ही तेज होते हैं और 24 घंटों के अंदर ही पूरी बॉडी को बीमार कर सकते हैं। अब क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल को लग रहा था कि अब उसे हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए वो हेल्प के लिए सिग्नल भेजता है, पर उसे हेल्प देने से मना कर दिया जाता है। तभी व्हाइट ब्लड सेल का सिग्नल रिएक्ट करने लगता है, जिससे उसे एहसास होता है कि जर्म आस पास ही है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो जर्म भी रास्ता भटक गया है, इसीलिए दोनों ही सेल उस जर्म से पहले ही लंग्स तक पहुंचने का फैसला करते हैं। इस दौरान उन्हें ब्लड वेसल से जाते हुए रास्ते में प्लेटलेट्स भी मिलती हैं, जिनकी हेल्प करके वो आगे बढ़ते हैं। तभी फिर से व्हाइट ब्लड सेल का सिग्नल रिएक्ट करने लगता है। इस दौरान वो न्यूज में देखते हैं कि ब्लड वेसल में जर्म फैलने की वजह से किलर टी सेल्स उसे रोकने के लिए निकल पड़े हैं, जो रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि रेड ब्लड सेल को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जर्म रेड ब्लड सेल पर ही अटैक करेगा। लेकिन रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल दोनों उनकी बातों को इग्नोर करके लंग्स तक पहुंच जाते हैं। रेड सेल को वहां छोड़कर व्हाइट सेल वापस से जर्म को ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ रेड सेल को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे कार्बन डाइऑक्साइड किस पार्ट में पहुंचाना है, इसीलिए वो दूसरी रेड सेल से हेल्प लेती है। पर जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड पैकेज डिलीवर करती है, उस पैकेट से जर्म बाहर निकलता है और उसे यहाँ तक लाने के लिए थैंक्स बोलता है, क्योंकि रेड सेल की हेल्प से वो यहाँ तक पहुंच पाया था। फिर वो रेड सेल से कहता है कि वो सभी रेड सेल की हेल्प से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाएगा, लेकिन सबसे पहले वो अपने सामने मौजूद रेड सेल को खत्म करने का फैसला करता है। तभी वहां पर वेसल की हेल्प से व्हाइट सेल पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ से जाते ही मेरे सिग्नल ने रिएक्ट करना बंद कर दिया, इसीलिए मुझे पता चल गया था कि तुम रेड सेल के पैकेज में ही छुपे हुए हो। उसे देखते ही जर्म न्यूट्रिएंट पहुंचा रहे रेड सेल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही व्हाइट सेल उस पर अटैक कर देता है, जिससे दोनों में झड़प होने लगती है। इस दौरान व्हाइट सेल को एहसास होता है कि जर्म पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसके पास अब ऐसा कैप्सूल है जिससे वो खुद को डिफेंड कर सकता है। हम देखते हैं कि जर्म इस चीज का बहुत फायदा उठा रहा है। इससे व्हाइट सेल और रेड सेल दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर दोनों ही फंस जाते हैं। तभी व्हाइट सेल उस जर्म को ब्रोनिकल ट्यूब की हेल्प से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये देखकर रेड सेल और व्हाइट सेल दोनों काफी खुश होते हैं। फिर व्हाइट सेल रेड सेल को टी ऑफर करता है। इस दौरान वो दोनों ही देखते हैं कि उस जर्म को छींक की हेल्प से बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद व्हाइट सेल वापस से अपने काम पर जाने लगता है और रेड सेल काफी दुखी होती है और पूछती है कि क्या हम वापस मिलेंगे। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे न्यू मेंबर ट्रेन हो रहे हैं और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, पर फिर भी हम एक ही वर्ल्ड में काम करते हैं, इसीलिए हो सकता है कि कभी न कभी हमारी मुलाकात हो जाए। ये सुनकर रेड सेल को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम फिर से रेड सेल को देखते हैं जो दोबारा से रास्ता भटक जाती है, लेकिन उसे उसके साथ ही रेड सेल मिलती है जिसने उसकी हेल्प की थी। जब वो रेड सेल का मैप देखती है तो कहती है कि मैं भी उधर ही चल रही हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तभी वहां पर प्लेटलेट्स आ जाती हैं, जिनका बेसिकली ये काम होता है कि वो डैमेज वेसल्स के घाव को कवर करती हैं। इसके बाद दोनों ही रेड सेल स्क्रीन के पास मौजूद वेसल में न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए जाती हैं, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर सारे रेड सेल गिरने लगते हैं। तभी वहां पर वही व्हाइट सेल पहुंच जाता है जो रेड सेल को बचा लेता है। फिर वो इस बारे में व्हाइट सेल से पूछती है, जिस पर वो बताता है कि बॉडी को बाहर से नुकसान पहुंचने की वजह से सेल्स बाहर निकल रहे हैं। ये सुनकर रेड सेल कहती है कि फिर तो हमें कुछ करना चाहिए। इस पर व्हाइट सेल कहता है कि ये सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी, पर यहाँ पर हमें जिस चीज से डील करना है वो बड़ी प्रॉब्लम है। तभी वहां पर जर्म्स अटैक कर देते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। ये स्किन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। उन्हें देखकर व्हाइट सेल सारे रेड सेल को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद उन जर्म्स का सामना करने लगता है। अकेले होने की वजह से जर्म्स बाकी रेड सेल्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन
इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा पाते, बहुत सारे व्हाइट सेल पहुंचकर उन जर्म्स को मार देते हैं। इधर व्हाइट सेल अकेला ही बाकी बचे हुए जर्म्स का सामना करने की कोशिश कर रहा था और उन्हें एक एक करके मार रहा था। तभी उसे पता चलता है कि पास ही के एरिया में एक और अटैक हो गया है, इसीलिए वो बाकी जर्म्स को मारकर अटैक हुए एरिया में पहुंचता है और देखता है कि वहां पर बहुत सारे जर्म्स आ चुके हैं। इसीलिए व्हाइट सेल अपने साथियों के साथ उनका सामना करने लगता है। इस दौरान उनमें से एक जर्म कहती है कि मैंने इम्यून सिस्टम के बारे में सारी रिसर्च कर रखी है, जैसा कि मुझे पता है कि तुम लोगों को न्यूट्रीफिल बोला जाता है और बैक्टीरिया के फैलने पर तुम लोग सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हो, पर अगर तुम लोग चीजों को संभाल नहीं पाते तो मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट तुम्हें ज्वाइन करते हैं। इसके बाद भी हालात नहीं संभलते तो लिम्फोसाइट भी हेल्प करने के लिए आते हैं। ये सब बताने के बाद वो अटैक करके व्हाइट सेल के सारे साथियों को मार देती है, लेकिन जैसे ही वो आखिर में व्हाइट सेल पर अटैक करती है तो वो उसके वार को रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी स्ट्रेटेजी समझ ली है, पर तुम भूल गई कि तुम्हें सेल्स से सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास हमारे छोटे दोस्त भी हैं। तभी वहां पर प्लेटलेट्स की टीम पहुंच जाती है जो जल्दी जल्दी वहां पर हुए नुकसान को ठीक करने लगती है। इससे क्लॉटिंग हो जाती है और डैमेज हुआ एरिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिससे व्हाइट सेल बाकी बचे हुए जर्म्स को एक एक करके मारने लगते हैं और देखते ही देखते सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वहां पर रेड सेल पहुंचती है जो व्हाइट सेल को देखकर काफी खुश थी और अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से वेजल में शांति हुई है। हम रेड सेल तो किसी काम के हैं ही नहीं, कम से कम थैंक्स तो बोल ही सकते हैं। इस पर व्हाइट सेल कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम लोग भी उतने ही जरूरी हो जितने कि हम लोग। तभी वो देखते हैं कि सारे सेल्स घाव भरने के लिए उसी जगह पर चिपक गए हैं और उन्हें ऐसे ही 3 दिन तक रहना पड़ेगा। अब हम एक नेवी टी सेल को देखते हैं जो अंधेरे में भटक गया था। तभी उस पर ज़ॉम्बी सेल्स अटैक कर देते हैं, लेकिन वहां पर व्हाइट ब्लड सेल पहुंचकर उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस नेवी टील से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं नेवी टी सेल हूँ और अपने ग्रुप से भटक गया हूँ, जिससे मुझे यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी मिल गए। इस पर व्हाइट सेल बताता है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्टेड है। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फीवर, सर दर्द, जॉइंट पेन और मसल्स क्रैम्प होते हैं। फिर देखते ही देखते सारे वायरस मिलकर व्हाइट सेल को घेर लेते हैं। तभी वहां पर माइक्रोफेज पहुंच जाती है जो व्हाइट सेल की एक ऐसी टाइप होती है जिसका काम बाहर से आने वाले वायरस और एंटीजन का पता लगाना, साथ ही उन्हें खत्म करना और मरे हुए बैक्टीरिया और एंटीजन की डेड बॉडीज को साफ करना भी होता है। माइक्रोफेज वहां पहुंचते ही पल भर में उन सारे वायरस को खत्म कर देती है। फिर वो इस बारे में हेल्पर टी सेल कमांडर को बताती है जिससे वो आगे का एक्शन ले सके। फिर माइक्रोफेज व्हाइट सेल को बताती है कि जल्द ही किलर टी सेल्स तुम्हारी हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर टी सेल्स की टीम के पहुंचते ही वहां पर व्हाइट सेल्स की टीम भी पहुंच जाती है जो मिलकर उन वायरस का सामना करने लगती है। इस दौरान किलर टी सेल्स मेमोरी टी सेल्स की भी हेल्प लेते हैं, जिससे अगर कोई वायरस दोबारा अटैक कर रहा हो तो पिछली मेमोरी की हेल्प से वो उसका सामना आसानी से कर सके। इधर नेवी टी सेल डरकर वहां से भाग जाता है। तभी उसके पास डेंड्रिटिक सेल पहुंच जाता है जिसका काम बॉडी में मौजूद एंटीजन के बारे में दूसरे इम्यून सिस्टम को बताना होता है। नेवी टी सेल को ऐसी हालत में देखकर वो दूसरे इम्यून सिस्टम को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन नेवी टी सेल मना करता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हूँ कि मैं एंटीजन का सामना कर सकूं। इस पर डेंड्रिटिक सेल उसे समझाता है कि सारे किलर टी सेल पहले नेवी टी सेल ही हुआ करते थे और तुम्हारी तरह ही कमजोर थे। यही वजह है कि वो सारे तुम पर गुस्सा होते रहते हैं और तुम्हें पुश करते रहते हैं क्योंकि वो तुम्हारे अंदर खुद को देखते हैं। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारे तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहीं पर हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि सारे टी सेल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं जिससे सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, इसीलिए तुम्हें भी अपना काम करना होगा। ये मोटिवेशनल स्पीच सुनकर नेवी टी सेल को एहसास होता है कि वो भी अपना काम अच्छे से कर सकता है और इन सारी चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि डेंड्रिटिक सेल के अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि वो नेवी टी सेल को एक्टिवेट करता है। खैर दूसरी तरफ सारे इन्फ्लुएंजा वायरस 8 घंटे के अंदर ही 100 गुना हो जाते हैं और एक दिन बॉडी में रहने पर इनकी संख्या 1 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। इस दौरान व्हाइट सेल्स किलर टी सेल्स के साथ मिलकर भी उन वायरस को नहीं रोक पा रहे थे। तभी वहां पर नेवी टी सेल पहुंच जाता है जो कि अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था और एक इफेक्टर सेल में बदल चुका था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तभी वहां पर बी सेल भी पहुंच जाता है जो एंटीबॉडी बनाता है जिससे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ा जा सके। फिर वो सारे मिलकर उन वायरस को बहुत ही बुरी तरह से मारकर छींक की हेल्प से बाहर भेज देते हैं और 1 हफ्ते के अंदर ही वायरस पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, जिससे सारे सेल्स काफी खुश होते हैं। तभी वहां पर एक नया वायरस आता है जो कि टाइप ए इन्फ्लुएंजा होता है, जिसे एक्टिव नेवी टी सेल भी नहीं रोक पाता क्योंकि वो एक ऐसा वायरस होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है और तेजी से ग्लोबली फैलता है। हम देखते हैं कि वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ये देखकर एक्टिव नेवी टी सेल वापस से डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद सारे वायरस मिलकर सेल्स पर अटैक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गैस्ट्रिक जूस को दिखाया जाता है जो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डिसॉल्व करने का काम करता है। फिर हम स्टमक यानी कि पेट को देखते हैं जो फूड को स्टोर करने के काम आता है और गैस्ट्रिक एसिड की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट करता है। इन सब चीजों के बारे में रेड सेल और व्हाइट सेल बात कर रहे
होते हैं। तभी व्हाइट सेल को किसी चीज का सिग्नल मिलता है और बाद में बात करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। बाहर पहुंचकर व्हाइट सेल देखता है कि वहां पर एक जर्म ने अटैक कर दिया है। हालांकि एक सेल उसका सामना करने की कोशिश कर रही थी, पर वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम थी। इससे पहले कि वो जर्म किसी भी सेल को नुकसान पहुंचा पाती, उस पर व्हाइट सेल अटैक करके उसे मार डालता है। फिर हमें पता चलता है कि जो सेल उस जर्म का सामना करने की कोशिश कर रही थी वो स्नोफिल है, जो कि व्हाइट सेल की ही पार्ट होती है। जब कोई एलर्जी रिएक्शन या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये उनका सामना करते हैं। इस दौरान उसके इस तरह से हारने की वजह से सारे सेल्स उसके ही बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर वो काफी दुखी होती है। तभी वहां पर पेट से इमरजेंसी अलार्म की आवाज आती है, जिससे सारे सेल पेट की तरफ दौड़ते हैं। तभी हम मैस्ट सेल यानी कि फैट सेल को देखते हैं, जिनका काम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करना है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस को पहचान कर उन्हें खत्म करने के काम आती है। इसके बाद हम वैसोफिल को देखते हैं, जो कि व्हाइट सेल्स का ही पार्ट होता है, पर ये पूरे व्हाइट सेल के काउंट का सिर्फ 1% होता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है और स्नोफिल और न्यूट्रोफिल को अफेक्टेड एरिया तक पहुंचाता है। वो व्हाइट सेल और स्नोफिल से कहता है कि बाहरी क्रीचर ने हम पर अटैक किया है, इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर स्नोफिल कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि गैस्ट्रिक जूस के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए हैं। ये सुनते ही व्हाइट सेल स्नोफिल के साथ पेट की तरफ भागता है, जहां पर बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग बढ़ रहा था। फिर हमें इंटेरेटिस बेबेरियो नाम का जर्म दिखाई देता है, जो कि खारे पानी में रहता है और खारे पानी से निकले हुए फूड खाने की वजह से होता है, यानी कि सी फूड, जैसे कि मछलियां, श्रिम्प, लॉबस्टर। ये पेट में फूड पॉइजनिंग और दर्द बनाता है। इनके अटैक की वजह से पेट के वॉल कमजोर होने लगते हैं। हालांकि वहां पहुंचकर व्हाइट सेल और स्नोफिल उस बैक्टीरिया का सामना करते हैं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया व्हाइट सेल को खा जाता है। ये देखकर स्नोफिल बौखला जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद व्हाइट सेल बैक्टीरिया का पेट फाड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर स्नोफिल काफी खुश होती है और व्हाइट सेल को सॉरी बोलती है। कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मेरा फैगोसाइटिक इफेक्ट बहुत ही कमजोर था। फैगोसाइटिक इफेक्ट उसे कहते हैं जब एक न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करके उन्हें खत्म कर देता है। इस दौरान स्नोफिल को एहसास हो गया था कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और किसी भी काम की नहीं है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा निराशा होती है। तभी एक और बैक्टीरिया अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वो कुछ और नहीं एनीसैकिस पैरासाइट था, जो कि सी फूड में पाया जाता है और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, पेट में दर्द के साथ साथ उल्टियां भी होती हैं। इस वजह से पेट में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे नोजिया नाम का रिएक्शन होने लगता है और उल्टियां होती हैं। इधर वो बैक्टीरिया पेट में हड़कंप मचा रहा था, कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। ये देखकर स्नोफिल उसका सामना करने का फैसला करती है, जिस चीज से सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि रेड सेल व्हाइट सेल से उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहती है, पर व्हाइट सेल उसे मना कर देता है और कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। इधर स्नोफिल पैरासाइट पर अटैक कर देती है। यहाँ पर हमें स्नोफिल का असली काम पता चलता है कि जब कोई भी पैरासाइट बॉडी के अंदर पहुंचता है तो स्नोफिल उसे मारकर बॉडी को बचाती है। ये देखकर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और स्नोफिल को जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। ये देखकर स्नोफिल हैरान होती है और शर्माने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सेल्स को देखते हैं, जिनकी तरफ एक अनजान ऑब्जेक्ट आ रहा था, जो कि सेडर पोलेन एलर्जी होती है। ये फरवरी मार्च के महीने में आती है और कुछ चीजों के लिए ओवर रिएक्ट करने से होती है, इसलिए इसके बारे में सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तभी एक सेडर रेड सेल के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसके नुकसान पहुंचाने से पहले ही व्हाइट सेल वहां पहुंचकर उसे ठिकाने लगा देता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मरने के बाद व्हाइट सेल उसे खाने लगता है, जिसे फैगोसाइटिक इफेक्ट कहते हैं। जिस इफेक्ट में फैगोसाइट्स बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर खत्म कर देते हैं। उसे टेस्ट करने के बाद व्हाइट सेल कहता है कि इसका टेस्ट हर बार की तरह नहीं है, बल्कि अलग है, और ये सेडर पोलेन साइज में भी बड़े हैं, पर अभी तक ये कोई बीमारी नहीं फैला रहे। लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, इसीलिए हमें इन्हें खत्म करना होगा। तभी वहां पर एक मेमोरी सेल पहुंचता है, जो सेडर पोलेन को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये लीजेंड सच था। लीजेंड में बताया गया था कि जब भी कोई अनजान चीज आएगी तो बहुत ही ज्यादा तबाही मचेगी। हालांकि व्हाइट सेल को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि हमें ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इस पर मेमोरी सेल कहता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तभी बहुत सारे सेडर पोलेन हर जगह फैल जाते हैं। ये देखकर मेमोरी सेल कहता है कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस बारे में हेल्पर टी सेल कमांडर को इन्फॉर्म किया जाता है। वो कहता है कि इस साल हर साल से ज्यादा सेडर पोलेन आए हैं, जिनके लिए हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है, जिससे हम इनका सामना करेंगे, जो कि कोई और नहीं बल्कि बी सेल होता है। दूसरी तरफ व्हाइट सेल सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर बी सेल पहुंच जाता है, जिसके पास एंटीबॉडी था। इस दौरान व्हाइट सेल मेमोरी सेल से पूछता है कि क्या इन्हें किसी तरह से रोका जा सकता है। इस पर मेमोरी सेल कहता है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है, पर वो चीज और भी ज्यादा बुरी होगी। तभी बी सेल IgE एंटीबॉडी से सेडर पर अटैक कर देता है। बी सेल IgE एंटीबॉडी हेल्पर टी सेल के कहने पर प्रोड्यूस करता है, जिसकी हेल्प से एनर्जी से लड़ा जा सकता है। अटैक करते ही सारे सेडर पिघल जाते हैं। मेमोरी सेल कहता है कि अब ये एक काले धुएं में बदल जाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा बारिश होगी और सब कुछ बह जाएगा, जो कि बहुत डरावना है। इधर हम देखते हैं कि
IgE ज्यादा यूज करने की वजह से IgE लेवल भी बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर मास्ट सेल काफी हैरान होती है। मास्ट सेल का काम यह होता है कि वो केमिकल मेडिएटर रिलीज करे जिससे वो IgE के प्रोडक्शन को कम कर सके। इधर व्हाइट सेल बी सेल को एंटीबॉडी का यूज कम करने के लिए कहता है, पर बी सेल कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर हिस्टामाइन नाम का केमिकल रिलीज होने लगता है जो कि मास्ट सेल करती है, जिससे कोई इंजरी या फिर भारी जर्म बॉडी के अंदर हो तो खत्म हो जाए और IgE लेवल कम हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस समय बहुत ही एक्स्ट्रा मात्रा में हिस्टामाइन रिलीज हो रही थी, जिसके बाद भी सैडर खत्म नहीं हो रहे थे, इसीलिए और भी ज्यादा क्वांटिटी में मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज करती है। हिस्टामाइन बेसिकली वेस्कुलर एंडोडेलियल वेजल्स को फैला देता है, जिससे व्हाइट सेल वेजल में और भी तेजी से मूव कर पाए। पर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में केमिकल रिलीज होने की वजह से हर जगह हड़कंप मच जाता है और इमरजेंसी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें खुजली होना, सूजन होना और मांसपेशियों में दर्द जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी छींक निकलती है, पर नाक बंद होने की वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जिसकी वजह से आंखों में खुजली और आंसू निकलने लगते हैं और वो छींक अंदर ही दबकर रह जाती है, जिसकी वजह से हर जगह सैडर पोलन एलर्जी फैल जाती है। इन सब चीजों की वजह से सारे सेल बी सेल को पकड़ती हैं और कहती हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस पर वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये केमिकल मास्ट सेल ने रिलीज किया है, इसीलिए तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए। जब वो सेल्स मास्ट सेल को पकड़ती हैं तो वो कहती है कि मैंने सिर्फ अपना काम किया है, ये सब कुछ IgE लेवल बढ़ने की वजह से हुआ है। इस वजह से बी सेल और मास्ट सेल आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर व्हाइट सेल कहता है कि हम सब ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, लेकिन इसके बाद भी हमें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन कुछ भी हो हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। तभी वहां पर रेड सेल एक बहुत बड़ा गोला लेकर आती है, जिसकी वजह से मेमोरी सेल और व्हाइट सेल दोनों ही घायल हो जाते हैं। जब रेड सेल को इस बात का एहसास होता है तो वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, पर मुझे इसे यहीं पर डिलीवर करना था। उस गोले में लिखा हुआ था कि ये सिर्फ मेडिकल यूज के लिए है। तभी वो गोला खुल जाता है और उसके अंदर से एक रोबोट जैसी कोई चीज बाहर निकलती है जो कि वहां पर अटैक करने लगती है। ये देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। फिर मेमोरी सेल कहता है कि अब मुझे याद आया कि मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। यह एस्टेरॉइड है जो कि बहुत ही पावरफुल ड्रग है, जिससे बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनो सरप्रेसिस इफेक्ट होता है। फिर वो एस्टेरॉइड सारे सेल्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है। इन सब चीजों के बाद एलर्जी रिएक्शन भी खत्म हो जाता है, लेकिन एस्टेरॉइड की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसकी वजह से इस चीज का रिकमेंडेड डोज ही लेना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेड सेल को देखते हैं जो फिर से अपना रास्ता भटक जाती है और रेड बोन मैरो में पहुंच जाती है, जहां पर रेड सेल को एजुकेट किया जाता है और वो वहीं पर पैदा होकर बड़े होते हैं। ये सब देखकर रेड सेल्स को याद आता है कि वो कैसे यहाँ पर पैदा हुई थी और कैसे यहाँ पर बच्चों की देखभाल होती है। रेड सेल यहाँ पर प्रोकर्सर सेल के रूप में पैदा होते हैं, बड़े होकर एर्थोब्लास्ट के रूप में बदल जाते हैं और जब तक एर्थोब्लास्ट पूरी तरह से रेड सेल में नहीं बदल जाते हैं, बोन मैरो में ही रहते हैं, जहाँ पर मैक्रोफेज उन्हें पूरी तरह से रेड सेल बनने में मदद करती है और उन्हें पूरी तरह से ट्रेन करती है। हालांकि एक एर्थोब्लास्ट चीजें सीख नहीं पा रही होती। इस बात पर मैक्रोफेज गुस्सा होने की बजाय उसे समझाता है कि तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सभी एर्थोब्लास्ट को मैक्रोफेज समझाती है कि हमेशा वेजल में शांति नहीं रहती है, बैक्टीरिया वहां पर अटैक कर देती हैं, इसीलिए हमें सीखना होगा कि बैक्टीरिया से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला तरीका है कि हमें भागकर एक कोने में छुप जाना चाहिए। छोटी एर्थोब्लास्ट को अभी भी डर था कि वो रास्ता भटक जाएगी तो क्या करेगी। इस पर मैक्रोफेज कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे और बोन मैरो में कहीं भी रहोगे तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। इसके बाद वहां पर मौजूद व्हाइट सेल बैक्टीरिया बनने का नाटक करता है, जिससे सभी एर्थोब्लास्ट छुपने लगते हैं, पर वो एर्थोब्लास्ट बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसके पास एक बैक्टीरिया पहुंच जाता है जिसका नाम सूडोमोनास है, जो एक कॉमन बैक्टीरिया होता है और नेचुरल एनवायरनमेंट में पाया जाता है। उसे देखकर एर्थोब्लास्ट बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वेसल का दरवाजा बंद होता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो बैक्टीरिया उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं बिना ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स के भी रह सकता हूँ और मेरा काम सिर्फ सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है। जब वो बैक्टीरिया कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तुम इसीलिए ही बने हो, तो एर्थोब्लास्ट अपनी कैप निकालकर उसकी आंख की तरफ फेंक देती है और मौका पाते ही वहां से भाग जाती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और बैक्टीरिया उसे मारने वाला होता है। तभी वहां पर माइलोसाइट पहुंच जाता है, जो कि व्हाइट सेल बनने के लिए बोन मैरो में रह रहा था, पर उस बैक्टीरिया को लगता है कि एक छोटा माइलोसाइट उसे कभी खत्म नहीं कर सकता, और ऐसा ही होता है। माइलोसाइट उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, जिससे वो बैक्टीरिया उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और कहता है कि मैं कभी भी बहादुर बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर तुम इस एर्थोब्लास्ट को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन माइलोसाइट कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि व्हाइट सेल अपनी जान के लिए किसी दूसरे सेल की जान दे देंगे तो तुम गलत हो। मैं अपनी
अपनी जान देकर भी इस सेल की रक्षा करूंगा। यह सुनकर वो बैक्टीरिया उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पीछे मौजूद व्हाइट सेल उस बैक्टीरिया पर अटैक करके उसे मार देता है। इस दौरान मैक्रोफेज भी वहाँ पर मौजूद होती है जो रो रही एर्थोब्लास्ट को समझाती है कि अब तुम सेफ हो। इसके बाद एर्थोब्लास्ट मेलोसाइड को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे और वेजल में काम करने लगेंगे तो हो सकता है कि हम एक दूसरे से जरूर मिलें। फिर हम देखती हैं कि ये सारी चीज रेड सेल याद कर रही होती है क्योंकि वो एर्थोब्लास्ट और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही थी। तभी वहाँ पर व्हाइट सेल पहुंच जाता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम रास्ता भटक गई हो, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। इसलिए रेड सेल उसके साथ जाने लगती है, पर तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो व्हाइट सेल कोई और नहीं बल्कि मेलोसाइट ही था। तभी एक अजीब सा सेल आकर अटैक करने लगता है, लेकिन व्हाइट सेल उसे संभाल लेता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। तभी वहाँ पर किलर टी सेल पहुंचता है जो कहता है कि ये सेल किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम सिर्फ बैक्टीरिया पर ध्यान दो। इस पर व्हाइट सेल कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान नहीं रख सकते, समझा क्या। खैर, जब किलर टी सेल उस इन्फेक्टेड बॉडी को ले जाने लगता है तो वहाँ पर एन के सेल पहुंच जाती है जिसका काम पूरी बॉडी का मुआयना करना होता है। वो जैसे ही किसी भी कैंसर सेल या वायरस को देखते हैं तो उस पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान वो मरे हुए सेल की बॉडी को उठाकर कहती है कि ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है, ये बहुत ही तेजी से फैलता है, मुझे पक्का लगता है कि इसके दोस्त भी आसपास ही होंगे। फिर वो वहाँ मौजूद एक सेल से पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, तो वो कहता है कि इसके कुछ साथी मेरे एरिया में भी हैं। हालांकि ये सुनकर किलर टी सेल उस सेल पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इस पर एन के सेल कहती है कि अब इस चीज को मैं हैंडल करूंगी। एन के सेल्स का फुल फॉर्म बोले तो नेचुरल किलर सेल्स। खैर, जैसे ही किलर टी सेल उसके पीछे जाने की कोशिश करता है वो उसे मारकर वहीं पर रोक देती है और कहती है कि मैं इतनी पावरफुल हूँ कि इन चीजों का सामना कर सकती हूँ। तभी किलर टी सेल एन के सेल के सर पर पानी डाल देता है जिससे वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर व्हाइट सेल उस दूसरे सेल से कहता है कि तुम हमें उस जगह तक ले जाओ जहाँ पर वो वायरस मौजूद है, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्तों और पड़ोसियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर वो सारे ही सेल सिस्टम में पहुंचते हैं। हालांकि व्हाइट सेल कहते हैं कि हमें इस बारे में हेडक्वार्टर को खबर करनी चाहिए जिससे हम एरिया को पेट्रोल करके वायरस का पता लगा सकें, पर यह चीज किलर टी सेल को पसंद नहीं थी। इसलिए एन के सेल कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें आपस में लड़ना होगा। इस बात पर व्हाइट सेल किलर टी को समझाता है कि हमें मिलजुल कर काम करना होगा, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि इसके साथ जाने से अच्छा है कि हम अलग अलग वायरस को ढूंढें। इधर एन के सेल जब उस रास्ता बताने वाले सेल के साथ अकेले में पहुंचती है तो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम जो दिख रहे हो वो नहीं हो, इसीलिए तुम अगर बाकी वायरस की तरह नहीं मरना चाहते हो तो सच बता दो, नहीं तो ऐसे ही खड़े रहो। जिस पर वो कहता है आखिर मैं पकड़ा ही गया। सीन शिफ्ट होता है और हम एन के सेल को देखते हैं जो इन्फेक्टेड सेल से पूछताछ कर रही होती है और कहती है कि तुमने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है और खुद को इस तरह से बना लिया है कि सबको यकीन हो जाए कि तुम एक हार्मलेस सेल हो। उसके इतना कहते ही वो सेल पूरी तरह से बदल जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम तीनों अलग हो गए, वरना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, अब तुम अकेली मेरा कुछ नहीं कर सकती। फिर हमें पता चलता है कि वो सेल कोई और नहीं बल्कि कैंसर सेल है जो वायरस फैला रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैंसर सेल नॉर्मल सेल्स के बीच बाउंड्री बनाता है जिससे वो मरने लगते हैं। कैंसर सेल एन के सेल पर अटैक कर देता है, पर उस अटैक को एन के सेल बहुत आसानी से संभाल लेती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। यह सुनकर कैंसर सेल उस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे वो घायल हो जाती है और पता चल जाता है कि वो कितना कमजोर है। इधर व्हाइट सेल और किलर टी सेल अकेले ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी व्हाइट सेल को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सारे पेपर मिलते हैं जिन्हें देखकर उन्हें पता चलता है कि सेल्स अपने नॉर्मल प्रोलिफरेशन प्रोग्राम को इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो कैंसर सेल होते हैं वो बाकी सेल्स को भी वायरस में बदलकर उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं और वेजल के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंच रहे हैं। इन सब चीजों के बाद व्हाइट सेल समझ जाता है कि ये कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं बल्कि कैंसर वायरस है, पर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उन पर वहां मौजूद कैंसर इन्फेक्टेड सेल अटैक कर देते हैं। हालांकि किलर टी सेल और व्हाइट सेल बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कैंसर वायरस बाकी सेल्स को अपने अंदर समा रहा है, जिससे व्हाइट सेल को एहसास होता है कि एन के सेल और उसके साथ मौजूद दूसरा सेल भी खतरे में है। फिर वहां पर एन के सेल आ जाती है जो उस कैंसर वायरस का सामना करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर कैंसर सेल भी आ जाता है जो उनका सामना करने के लिए तैयार था और कहता है कि तुम तीनों मुझसे लड़ोगे। ये देखकर किलर टी सेल और व्हाइट सेल समझ जाती कि वो सेल अभी तक बस नॉर्मल बनने का बहाना कर रहा था। इस पर वो कहता है कि एन के सेल को पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब तुम लोगों को भी ये फील करना होगा कि किसी गैंग से घिर जाने के बाद कैसा फील होता है। इसके बाद वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक करके उन तीनों को वहीं पर गिराकर घायल कर देता है। इधर हम रेड सेल्स को देखते हैं जो बहुत सारा न्यूट्रिएंट लेकर सेल सिस्टम में पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे न्यूट्रिएंट का ऑर्डर मिला था। तभी वो देखते हैं कि वहां पर सेल्स नहीं बल्कि कैंसर वायरस मौजूद हैं जो न्यूट्रिएंट को खा रहे हैं। फिर वो वापस जाकर बाकी रेड सेल्स को इस बारे में बताते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो वायरस अगर इसी तरह से न्यूट्रिएंट को खाते रहे तो यह बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। इधर सारे के सारे सेल्स मिलकर कैंसर सेल का सामना कर रहे होते हैं, पर वो इस चीज में नाकाम हो रहे थे। इस दौरान हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। हमें पता चलता है
है कि एक हेल्दी इंसान की बॉडी में भी एक दिन के अंदर हजारों कैंसर सेल प्रोड्यूस होते हैं। हम ऐसे ही प्रोड्यूस हुए 2 छोटे कैंसर सेल को देखते हैं जो कहीं बचकर भाग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें किलर टी सेल ढूंढ रहे थे। हालांकि उनमें से एक तो पकड़ा जाता है पर एक बच गया था और वही सेल अब बड़ा हो गया था। उसे याद आता है कि ये वही किलर टी सेल था जो उसे डिफेक्टेड समझकर मारने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो गुस्से में उससे पूछता है कि बताओ तुम अपने आप को क्या समझते हो और हमें क्यों मारते हो? हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम तीनों को मार दूंगा। ये कहकर वो उन तीनों पर जोरदार हमला करता है जिससे उन तीनों की ही हालत खराब हो जाती है। इधर हम रेड सेल को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से सेल सिस्टम की तरफ जा रही थी। उसे देखकर मैक्रोफेज उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तो वो बताती है कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में सेल सिस्टम से न्यूट्रिएंट के ऑर्डर मिले हैं। ये सुनकर वो भी हैरान होती है। दूसरी तरफ कैंसर सेल उन तीनों से कहता है कि मैं तुम तीनों को मारने के बाद तुम्हारे सारे दोस्तों को भी खत्म कर दूंगा। हालांकि व्हाइट सेल कहता है कि तुम ऐसा करके खुद को भी खत्म कर दोगे। इस पर वो कहता है कि मुझे एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना मैं तुमको मार कर मरूं। तभी वहां पर सारे सेल्स आ जाते हैं और कैंसर सेल्स पर अटैक करने का फैसला करते हैं। हेल्पर टी सेल भी बाकी सभी सेल को इन्फॉर्म करके वहां पहुंचने के लिए कहता है। फिर सारे मिलकर कैंसर टी सेल और वायरस का सामना करने लगते हैं। ये सारी चीज देखकर कैंसर सेल वहां से जाने लगता है। तभी एन के सेल हंसने की वजह से पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और इस प्रोसेस को एन के सेल रैपिडाइजेशन कहते हैं क्योंकि ब्रेन न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करता है। इससे एन के सेल रिविटलाइज हो जाती है। इस दौरान एन के सेल उस कैंसर सेल को बहुत बुरी तरह से घायल करके वहीं पर गिरा देती है और व्हाइट सेल से उसे खत्म करने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वो कैंसर सेल को मारने के लिए पहुंचता है तो कैंसर सेल बहुत ही मासूमियत से कहता है कि मैं बस जीतने ही वाला था, अब तुम्हें भी जो कहना है तुम कह सकते हो। व्हाइट सेल कहता है कि आखिर तुम भी एक सेल ही हो, इसीलिए इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं तुम जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो। वो कहता है कि जब मैं एक नॉर्मल सेल की तरह बिहेव कर रहा था तो तुमने मेरी जान बचाई है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने मेरी जान बचाई थी। आज तक किसी ने भी मेरे जैसे सेल की जान नहीं बचाई। मैं बस एक नॉर्मल सेल था जो शांति से रहना चाहता था। व्हाइट सेल कहता है कि हम इम्यून सेल तुम्हें नहीं बचा सकते क्योंकि तुम बॉडी पर राज करने के लिए बनी हो और न्यूट्रिएंट्स को चुराकर नॉर्मल टिश्यूज को खत्म करते हो। इस बात पर कैंसर सेल कहता है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जो इम्यून सेल मेरे साथ थे वो सारे मर चुके हैं। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं यहाँ पर पैदा ही क्यों हुआ। फिर व्हाइट सेल कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ क्योंकि यही मेरी जॉब है। जिसके बाद वो उसे मार देता है। तभी वहां पर रेड सेल भी पहुंच जाती है जो कैंसर सेल की बॉडी की तरफ हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज दोबारा मत आना। इसके बाद व्हाइट सेल रेड सेल को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो बाकी सेल्स को उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर लेकर आई थी। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम रेड सेल को देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करने के लिए जा रही होती है। तभी उसके सामने एक जर्म आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन व्हाइट सेल वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है और उससे पूछता है कि तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं फिर से अपना रास्ता भटक गई हूँ। इस दौरान वो व्हाइट सेल को घायल देखकर काफी दुखी होती है और खुद से ही सारा काम करने का फैसला करती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंचने की वजह से गिरते गिरते बचती है, जिससे वो बार बार व्हाइट सेल को सॉरी बोलती है। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि रेड सेल को सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। इसके बाद व्हाइट सेल की हेल्प से रेड सेल हार्ट तक पहुंच जाती है, पर एक वॉल्व से अंदर जाने के बाद उसी से वापस आने लगती है, पर ऐसा करने से उसे रोक लिया जाता है। इसके बाद वहां मौजूद सारे रेड सेल को कहा जाता है कि वो सभी अपनी अपनी कार्ट वहीं पर छोड़ दें क्योंकि वो दिल के अंदर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें समझाया जाता है कि कैसे लंग्स के पहले वॉल्व में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पहुंचते हैं और बदले में ऑक्सीजन लेकर एरोटा में पहुंचते हैं जहां वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को डिलीवर करते हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद रेड सेल बाकी सेल्स के साथ अंदर की तरफ बढ़ती है, जहां पहुंचने पर हमें पता चलता है कि हार्ट पंपिंग करके उन्हें वापस से नसों के जरिए पहुंचाता है। ये चीज एक दिन में 1,00,000 बार रिपीट होती है। फिर हमें राइट एट्रियम को दिखाया जाता है जो अपर और लोअर वॉल्व से वेनियस रिसीव करता है और उसे राइट वेंट्रिकल में पंप करता है। इस दौरान रेड सेल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो आपस में एक दूसरे से दब रहे होते हैं। तभी रेड सेल अपना मैप गिरा देती है, लेकिन व्हाइट सेल जो कि वहां पर छुपा हुआ था उस नोट को उठाकर रेड सेल की तरफ फेंक देता है। इसे देखकर वो काफी हैरान होती है कि नोट उड़कर खुद ब खुद उसके पास कैसे पहुंच गया। इसके बाद सारे सेल्स प्री क्यू स्पीड वॉल के पास पहुंचते हैं जो कि टिश्यूज की 3 परत होती है और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में होती है। ये के-बैक फ्लो को रोकती है। आगे बढ़ने पर फिर से रेड सेल की कैप गिर जाती है, लेकिन व्हाइट सेल उसे वापस दे देता है। इसके बाद वो सेल्स आगे बढ़ती हैं और लंग्स तक पहुंचते हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कार्ड होती है और ऑक्सीजन रिसीव होती है। इस दौरान हर कदम पर व्हाइट सेल रेड सेल को रास्ता दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से रेड सेल सही सलामत आगे बढ़ रही होती है। तभी 2 जर्म्स वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन रेड सेल के पता चलने से पहले ही व्हाइट सेल उन्हें मार देता है। इधर किसी तरह से मुश्किलों को पार करके रेड सेल ऑक्सीजन डिलीवर कर देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसे खुश देखकर व्हाइट सेल भी मुस्कुराता है और वहां से जाने लगता है। तभी किलर टी सेल वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम उसकी मदद कर रहे थे। इस पर व्हाइट सेल कहता है कि हालांकि उसे रास्ता ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, पर वो कभी हार नहीं मानती और यही चीज उसे अलग बनाती है। मैंने खुद देखा है कि उसकी जॉब कितनी मुश्किल है। ये सारी चीज सुनकर किलर टी
सेल व्हाइट सेल पर अटैक कर देता है और कहता है कि हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने लोगों को भी मार सकते हैं, जैसा कि इम्यून सेल करते हैं। क्या तुम रेड सेल्स को ज्वाइन करना चाहते हो? अगर तुमने दोबारा ऐसी कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं अब तुम्हें दोबारा रेड सेल के पास देख ना लूं। तभी व्हाइट सेल के पास रेड सेल पहुंच जाती है, जो उसकी ऐसी हालत देखकर बौखला जाती है। लेकिन व्हाइट सेल उसे समझाता है और कहता है कि मेरे घाव को भूल जाओ, अच्छी बात यह है कि तुमने अपना काम बखूबी किया। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम किलर टी सेल्स को देखते हैं, जो नेवी टी सेल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। इस दौरान हमें रेगुलेटरी टी सेल्स को दिखाया जाता है, जो टी सेल्स को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकती है। तभी किलर टी सेल एक नेवी टी सेल को बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है, जिससे कमांडर टी सेल गिर जाता है। इस वजह से कमांडर टी सेल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो किलर टी सेल कहता है कि ये मेरा काम है, मैं इन्हें तैयार कर रहा हूँ, जिससे जरूरत पड़ने पर वो वैसा ही अटैक कर सके जैसा उन्हें करना चाहिए। इन सब चीजों के बाद भी कमांडर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। हालांकि ये सारी बातें वहां पर मौजूद बाकी नेवी सेल भी सुन रहे होते हैं, पर डेंड्रिटिक सेल उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और किलर टी सेल का पास्ट दिखाता है, जिसमें वो बचपन में बहुत ज्यादा कमजोर था और उन्हें थाइमिक एपिथेलियल सेल ट्रेन कर रहा था। फिर वो उन सबका एक टेस्ट लेता है और कहता है कि तुम्हें पहचान कर अटैक करना होगा कि इन दोनों में से एंटीजन कौन है। अगर तुम यहाँ पर पहचान पाए तभी तुम असली एंटीजन को पहचान पाओगे। हालांकि छोटा किलर टी सेल एंटीजन को पहचान जाता है, पर उसके अटैक करने से पहले ही उसका साथी उस पैनल पर अटैक करके दो भागों में बांट देता है, जिसके लिए छोटा किलर टी सेल शिकायत करता है। तो उसका साथी कहता है कि तुम्हें अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाना होगा, तभी तुम एक अच्छे टी सेल बन पाओगे। इन सब चीजों से वो टी सेल काफी दुखी हो जाता है, यहाँ तक कि उसका साथी उसे बेड की जगह जमीन पर लेटने के लिए फोर्स करता है और उसे डेली परेशान करने लगता है। इसीलिए वो टी सेल खुद को रात में ट्रेन करने लगता है। ये देखकर उसका साथी भी खुद को ट्रेन करने लगता है। फिर अगले दिन उनका फिर से सरप्राइज टेस्ट होता है, जिसमें उन्हें पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन करना है। इस प्रोसेस में ऐसे सेल्स को सिलेक्ट करना होता है जो टी सेल्स बनने के लिए सर्वाइव कर जाते हैं, इसे पॉजिटिव सिलेक्शन कहते हैं। और नेगेटिव सिलेक्शन में सेल्स को टी सेल बनने से मना कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में एक एक करके कई सारे टी सेल फेल होते हैं और उनमें से कुछ ही पास होते हैं। इस दौरान जब किलर टी सेल का साथी पास होकर आता है तो किलर टी सेल को अच्छे से देखकर ही हमला करने की सलाह देता है। यह देखकर वो काफी हैरान होता है और टेस्ट के लिए जाता है। हालांकि वहां पर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन अपने साथी की हेल्प करने की वजह से वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलते हैं और पता चलता है कि उसका साथी हेल्पर टी सेल बनने वाला है। हालांकि पास होने के बाद भी किलर टी सेल खुश नहीं था, जिससे उसका साथी कहता है कि तुम छोड़ दो। इस बात से उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसका साथी किलर टी सेल को एक पंच में ही जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि अगर तुम खुद से अपनी कमी को देखोगे तभी रियलिटी को फेस कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास अपना बेस्ट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद वो किलर टी सेल की तरफ हाथ बढ़ाता है। इस दौरान किलर टी सेल वादा करता है कि वो खुद को इतना ट्रेन करेगा कि एक पंच में ही किसी को भी धूल चटा दे, जो सुनकर वो खुश होता है। ये सारी कहानी सुनने के बाद नेवी टी सेल काफी हैरान होते हैं। उन सेल्स का ऐसा फेस देखकर कमांडर और किलर टी सेल उनके पास पहुंचते हैं और चेक करते हैं कि वो कौन सी फोटो देख रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो सभी उन दोनों की बचपन की फोटोज देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डेंड्रिटिक सेल से वो फोटोज वापस मांगने लगते हैं, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये फोटोज डेटा के लिए चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम रेड सेल को देखते हैं, जो लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकलती है और फिर से ऑक्सीजन लेकर डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि दूसरी रेड सेल को लगता है कि कहीं ये फिर से मुसीबत में न फंस जाए, लेकिन रेड सेल कहती है कि तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके डिलीवरी करने के लिए निकलते ही एक बैक्टीरिया पीछे पड़ जाता है। हालांकि रेड सेल उसे चकमा देकर बचने की कोशिश करती है, पर वो एक डेड एंड पर फंस जाती है, इससे बैक्टीरिया उस पर अटैक करने वाला था। तभी वहां पर एक सेल आता है जिसका नाम मोनोसाइट होता है, जो बैक्टीरिया पर एक खतरनाक अटैक करके उसे कुछ ही देर में मार देता है। इस दौरान वहां पर व्हाइट सेल भी पहुंच जाता है, जो मोनोसाइट के बारे में बताता है कि उनके अंदर 7% व्हाइट सेल होते हैं और ये बायोलॉजिकल डिफेंस करने में हेल्प करते हैं और ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं। खैर इसके बाद जब रेड सेल नसल कैविटी में ऑक्सीजन पहुंचाने जा रही होती है तो वहां पर उसे मोनोसाइट दिखाई देता है और क्योंकि उसने रेड सेल की जान बचाई थी इसीलिए वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो वहां से चला जाता है। फिर जब रेड सेल आगे बढ़ती है तो बहुत सारे एंटीजन आ जाते हैं जो रेड सेल्स पर अटैक कर देते हैं। तभी वहां पर व्हाइट सेल्स भी आ जाते हैं जो एंटीजन का सामना करने लगते हैं और एक एक करके उन सभी को बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देते हैं। इस दौरान व्हाइट सेल को याद आता है कि पिछली बार भी इन्हीं एंटीजन से इनका सामना हुआ था, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा ताकतवर थे, जो एक साथ मिल जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं, जिनका सामना करना व्हाइट सेल्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इस दौरान वो एंटीजन उस फेब्रिन का यूज कर रही थी जिसे लास्ट टाइम प्लेटलेट ने क्लॉटिंग के लिए यूज किया था। फिर वो उस फेब्रिन से सारे व्हाइट सेल को बांध देती है। इस दौरान वो कुगुलेज नाम की पावर का यूज कर रही थी, जिसमें बैक्टीरिया फेब्रिन को व्हाइट सेल से बचाने के लिए यूज करती है। फिर हम देखते हैं कि वो इस चीज में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी और उसने सभी व्हाइट सेल को धूल चटा दी थी, पर इससे पहले कि वो और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा पाती वहां पर कई सारे मोनोसाइट पहुंच जाते हैं। फिर उनमें से एक मोनोसाइट अपना मास्क हटाता है और पता चलता है कि वो
मैक्रोफेज ही है। यहाँ पर हमें यह भी बताया जाता है कि मोनोसाइट बोन मैरो में पैदा होते हैं, लेकिन जब वो वेजल के बाहर होते हैं तो मैक्रोफेज में बदल जाते हैं। यहाँ पर सारे मैक्रोफेज मिलकर बहुत ही आसानी से बैक्टीरिया पर अटैक करने लगते हैं, जिससे सारे बैक्टीरिया वापस से अलग अलग और छोटे हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनमें से एक बैक्टीरिया हार नहीं मानती और मैक्रोफेज की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मैक्रोफेज उन्हें एक एक करके खत्म कर डालते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट सेल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर खुशी की बात यह थी कि वो अभी भी जिंदा थे। इस दौरान रेड सेल इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थी कि मैक्रोफेज और मोनोसाइट दोनों एक ही हैं। इस पर मैक्रोफेज उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है। यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो जाती है कि मैक्रोफेज बहुत सारे काम करती है, जिसमें से कई काम वो बहुत सीक्रेट तरीके से करती है, जैसे कि एक मोनोसाइट होना। सीन शिफ्ट होता है और हम स्वेट यानी पसीने को देखते हैं जो रिजर्व चेक कर रहे होते हैं, पर उनके पास जरूरत के मुताबिक फ्लूइड नहीं होता जिससे वो हीट को कम कर सकें। फिर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से सेल्स भी बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से थर्मोलाइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें बहुत सारा स्किन में भेज दिया जाता है जिससे वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तभी वहाँ पर एक बैक्टीरिया अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन व्हाइट सेल वक्त पर वहाँ पहुंचकर उसे मार देता है। इस दौरान गर्मी की वजह से उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। फिर हमें पता चलता है कि स्वेट सेक्रेटिंग ग्लैंड स्क्रीन में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से स्वेट बाहर निकलता है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। हालांकि स्वेट निकल तो रहा होता है, बट वो अभी भी फ्लूइड की फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो रहा था, क्योंकि बॉडी के बाहर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था। इन सब चीजों की वजह से सारे सेल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और वर्टिगो इफेक्ट बढ़ने लगता है, जिसमें आसपास की चीजें ब्लर दिखने लगती हैं और चक्कर भी आने लगते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ काला या फिर सफेद दिखने लगता है। और फिर हीट स्ट्रोक इफेक्ट होता है, इसमें इंसान बीमार होने लगता है। पहले हीट स्ट्रोक में इंसान को चक्कर आना और चीज धुंधली दिखना शुरू होती है। फिर धीरे धीरे इंसान का प्रेशर गिरने लगता है, जिससे दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता। उसी समय एक बैक्टीरिया जिसका नाम बैसिलस सीरियस होता है, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे मिट्टी और पानी में होते हैं, सेल्स के पास पहुंच जाता है। ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग, डायरिया या फिर वोमिटिंग जैसी बीमारियां बनाता है। हालांकि व्हाइट सेल को लगता है कि वो उससे लड़ने वाला है, लेकिन वो बैक्टीरिया छुपने के लिए वहां से निकल जाता है। इसी वजह से व्हाइट सेल भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन व्हाइट सेल उस तक नहीं पहुंच पाता। इस दौरान बाकी व्हाइट सेल्स भी बैक्टीरिया पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी इस चीज में नाकाम थे, क्योंकि वो बैक्टीरिया बहुत तेज था और पूरी वेसल रेड सेल में भरी हुई थी। व्हाइट सेल की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो वो उस बैक्टीरिया का सामना करने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि गर्मी बढ़ने की वजह से वो काफी थक चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक की वजह से सारे ही सेल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, यहाँ तक कि अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक आम बॉडी अपने डेली टास्क भी नहीं कर पाती है, जैसे कि खाना और ऑक्सीजन लेना। इसीलिए इस सिचुएशन में स्वेट यानी कि पसीने का कैप्टन बारिश के लिए प्रार्थना करने लगता है। दूसरी तरफ बैक्टीरिया व्हाइट सेल को मारते मारते उसकी हालत खराब कर देता है। फिर वो उसे दिखाता है कि देखो हर जगह आग लग रही है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि इस टेम्परेचर में भी मैं काफी टाइम तक सर्वाइव कर सकता हूँ। फिर व्हाइट सेल को गड्ढे में छोड़ने के बाद वो बैक्टीरिया ब्रेन तक जाने का फैसला करता है, लेकिन व्हाइट सेल वापस से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इससे वो बैक्टीरिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये बॉडी जल्द ही खत्म होने वाली है। ये कहते ही बैक्टीरिया व्हाइट सेल पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे व्हाइट सेल नीचे गिर जाता है। ये देख बैक्टीरिया बहुत खुश होता है और कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा जो मुझे रोक सके। तभी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूजन नाम का इंजेक्शन डाला जाता है, इससे फ्लूइड्स की मात्रा बढ़ सके। इस चीज से कैप्टन स्वेट और उसके साथी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कैप्टन की प्रेयर एक्सेप्ट हो गई है। ये देखकर वो बैक्टीरिया काफी परेशान हो जाता है। तभी व्हाइट सेल उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यह कहते ही व्हाइट सेल उसे बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। ये देख सारे सेल्स सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर देखते ही देखते पूरी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगती है। इस चीज को सारे ही सेल्स महसूस कर सकते थे, जिससे वो काफी खुश थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रेड सेल को देखते हैं, जो ऑक्सीजन लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में उसे अपनी एक साथी मिलती है, जो कहती है कि तुम्हें इस नई रेड सेल को अपने साथ ट्रेन करना है और इसका ध्यान रखना है। हालांकि इस बात से रेड सेल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इस पर दूसरी रेड सेल कहती है कि ये तुम्हारी जॉब है, जब तुम नहीं थी तो तुम्हें भी सिखाया गया था। ये सुनकर रेड सेल नई रेड सेल को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाती है। रेड सेल उस नई सेल से बहुत प्यार से बात करती है, जिस चीज से वो नई सेल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि आप मुझसे सीनियर हैं, इसीलिए आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रेड सेल उसे सारे काम समझाती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये सारी बातें उस नई रेड सेल को पहले से पता थी। इस बात से रेड सेल काफी हैरान होती है और इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम तो काफी तेज हो। फिर वो नई सेल को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन रेड सेल गलत रास्ते पर जाने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद किलर टी सेल उस पर चिल्लाने लगता है। इसीलिए वो
वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ती है और नई रेड सेल से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं अक्सर रास्ता भूल जाती हूँ। इस पर वो कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, पर उस सेल को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो देखते हैं कि व्हाइट सेल एक बैक्टीरिया से लड़ रहा है। ये देखकर नई रेड सेल कहती है कि व्हाइट सेल इतने भी अच्छे नहीं होते हैं। ये बात रेड सेल को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से बात करता है। इसके बाद वो उस व्हाइट सेल को थैंक यू बोलती है जिसने उस बैक्टीरिया को मार दिया था। लेकिन उस बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय हो जाने से बेचारे दोनों ही रेड सेल गंदे हो जाते हैं। इस चीज के लिए व्हाइट सेल माफी मांगता है। इसके बाद रेड सेल नई रेड सेल को सिखाती है कि कैसे उसे लंग्स को ऑक्सीजन डिलीवर करनी है और कैसे उनसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेनी है। इसके बाद रेड सेल नई सेल को स्नोफील से मिलाती है और कहती है कि ये सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये पैरासाइट को मार चुकी है। काश कि तुम वो देख पाती, वो बहुत ज्यादा कूल था। अपनी तारीफ सुनकर स्नोफील खुशी से पागल होने लगती है। फिर आगे बढ़ने पर रास्ते में वो प्लेटलेट्स के साथ मेमोरी सेल से भी मिलती हैं, जो गुस्से में पागल हो रहा होता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। फिर दोनों ही रेड सेल आगे बढ़ती हैं, पर हर बार की तरह ही रेड सेल का सही जगह पर डिलीवरी करना मुश्किल लग रहा था। इस चीज से वो बहुत ज्यादा थक जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पास नई रेड सेल पहुंचती है, जिससे वो दोनों ही मैप देखकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि कैसे एक नए सेल का जन्म होता है। तभी वहां पर एक बहुत जोर का धमाका होता है, जिसमें सारे सेल घायल हो जाते हैं, जिनमें रेड सेल भी होती है। वो पूरी तरह से दूसरे सेल्स के साथ फंस गई थी। तभी वहां पर व्हाइट सेल भी आ जाता है, लेकिन उन लोगों की सिचुएशन को समझने से पहले ही प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे रेड सेल्स के बीच में व्हाइट सेल और रेड सेल फंस जाती हैं और बहुत ज्यादा हड़कंप मच जाता है। इसके बाद इमरजेंसी लागू कर दी जाती है और सभी को बताया जाता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से सर के आसपास के टिश्यूज और वेजल डैमेज हो चुके हैं। सभी इम्यून सिस्टम एंटीजन का सामना करने के लिए रेडी हो जाएं और सारी प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकने के लिए डैमेज एरिया को कवर करें। साथ ही रेड सेल्स ऑक्सीजन लगातार पहुंचाते रहें ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। तभी एंटीजेंस वहां पर अटैक करने लगते हैं और व्हाइट सेल एक एक करके उनका सामना करने लगता है और उन्हें मारकर आगे बढ़ता है। और इस तरह वो एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि उस एरिया में कोई भी सेल नहीं है। इस चीज से व्हाइट सेल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सर में डैमेज होने की वजह से पूरी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और सारे सेल्स मिलकर इस नुकसान की भरपाई में लगे हैं। फिर हम व्हाइट सेल को देखते हैं जो चारों तरफ भटक रहा था, पर उसे कोई सेल दिखाई नहीं देता। तभी काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक सेल मिलता है, जिससे व्हाइट सेल पूछता है कि सारे सेल्स कहाँ गए। इस पर वो बताता है कि मिलियंस ऑफ सेल्स मुंह में लगे हुए घाव की वजह से बाहर निकल गए, लेकिन इसके बावजूद ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेड सेल्स की कमी हो चुकी है, जिससे हम सेल्स जिंदा रहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी और हम सभी एक एक करके मारे जाएंगे। इधर रेड सेल और उसकी साथी ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए एक सेल के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि सेल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है और ऑक्सीजन टाइम से नहीं मिला तो वो जल्द ही मर जाएंगे। ये देखकर रेड सेल वापस से ऑक्सीजन लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। लंग्स बहुत तेज चल रहे थे क्योंकि रेड सेल्स की कमी की वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो रहा था। हालांकि रेड सेल और उसके साथी अपना बेस्ट दे रहे थे और हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्हें टूटे हुए रास्ते से जाना पड़ता है, इसीलिए प्लेटलेट्स उन्हें ध्यान से जाने के लिए कहती है क्योंकि रास्ता खराब है और जरूरत के हिसाब से रेड सेल्स नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए सेल्स का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह देखकर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है जिससे तेजी से ऑक्सीजन पहुंच सके। इस वजह से बहुत सारे रेड सेल गिरने लगते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस होने लगता है, लेकिन किसी तरह से रेड सेल बच जाती है। बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर काफी गिरने लगता है और सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। इस वजह से रेड सेल और उसके साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए आगे बढ़ती रहती है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आगे नहीं बढ़ी तो सेल्स मारे जाएंगे। तभी देखते ही देखते रेड सेल की साथी वहीं पर गिर जाती है। जब रेड सेल उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी रेड सेल नहीं है। अब तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो जिससे बाकी सेल्स को लगे कि तुम हार्ड वर्किंग हो, जबकि तुम्हें पता है कि हम सब हेमोरेजिक शॉक की वजह से मरने वाले हैं, जिसमें इंसान की ब्लीडिंग होने की वजह से या तो वो शॉक में चला जाता है या मर जाता है। ये प्रक्रिया बॉडी का 1/3 निकलने के बाद होती है। इधर रेड सेल कहती है कि मैं इस बॉडी के खत्म होने तक ऑक्सीजन सप्लाई करती रहूंगी क्योंकि ये मेरा काम है, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही। हालांकि उसकी साथी उसे रोकने की कोशिश करती है पर रेड सेल आगे बढ़ने लगती है। हालांकि उसके हाथ जम रहे थे, लेकिन उसे एहसास था कि सारे सेल ऑक्सीजन के लिए उसका वेट कर रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ व्हाइट सेल, मैक्रोफेज और बाकी इम्यून सेल्स के साथ मिलकर जर्म्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि पूरी बॉडी की हालत खराब हो रही है। तभी रेड सेल भी गिर जाती है और अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो कुछ कर सके। तभी वहां पर उसे बहुत सारे रेड सेल दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो पागल होने लगती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो। इस पर वो बताते हैं कि वो भी उसी की तरह रेड सेल्स हैं और उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर आए हैं।
ये सुनकर रेड सेल रोते हुए बताती है कि बॉडी में बहुत गहरा घाव हुआ है। हालांकि हम सबने मिलकर अपना बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन हम ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। फिर रेड सेल्स का लीडर सभी को समझाता है कि हम भले ही कहीं और से आए हैं, पर हमें हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना है और यही हमारा काम है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे रेड सेल मिलकर बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सारे सेल्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें वापस से नई जिंदगी मिल चुकी थी। इसके बाद रेड सेल व्हाइट सेल से मिलती है और काफी खुश होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने कितने रेड सेल्स खो दिए। इस पर व्हाइट सेल कहता है कि ये काउंट करना तो बहुत मुश्किल है, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। फिर वो पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे नए रेड सेल कहाँ से आए हैं। इस पर व्हाइट सेल जवाब देता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं, पर उन्हीं की वजह से आज हम जिंदा हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो सारे रेड सेल्स डोनेशन से आए हैं, जिसमें एक हेल्दी इंसान की बॉडी दूसरे इंसान को प्रोवाइड करती है। इसके बाद ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसमें मिसिंग सेल्स की जगह वो नए सेल्स ले लेते हैं। तभी रेड सेल के पास उसकी साथी पहुंचती है और कहती है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहना है। पहले तो रेड सेल थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन जब नई रेड सेल उसे ट्रेनिंग के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज मैंने आपसे बहुत अच्छी चीज सीखी है कि हमारे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ कर दिखाने वाला दिल होना चाहिए, जैसा कि आपका है। यह सुनकर रेड सेल रोने लगती है और उसे बार बार थैंक यू बोलती है। यह देखकर उसकी साथी उसे रोने से मना करती है और रेड सेल उसे आगे भी साथ में काम करने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद सारे सेल्स अपना काम बहुत अच्छे से करने लगते हैं और बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन सबको दोबारा नई जिंदगी मिल चुकी है। लेकिन हमेशा की तरह रेड सेल फिर से रास्ता भूल जाती है। तभी उसके पास व्हाइट सेल पहुंच जाता है और कहता है कि तुम फिर से रास्ता भूल गई। इस पर रेड सेल ये बात छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे पास में ही डिलीवरी करनी थी। लेकिन वहां पर सेल की जगह पर बैक्टीरिया होते हैं जिनका पीछा व्हाइट सेल कर रहे थे। यह सुनकर व्हाइट सेल रेड सेल को गुड लक बोलकर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद रेड सेल भी दूसरे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और इसी के साथ सेल्स एट वर्क एनीमे का पहला सीजन खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एनीमे पसंद आया और इसके बाकी के सीजन की एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहती हो तो कमेंट करके बताओ, या कोई भी एनीमे सजेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए।